चलिए अब हम करते हैं वेव ऑप्टिक्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस MPQ। पूरी गारंटी है कि जो भी क्वेश्चन आपको नीट 22 में आएगा या तो ये ही आएगा या इसके जैसा आएगा। बहुत ध्यान से क्रैश कोर्स कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवलेंथ। हाइगन कौन सा फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाए? तो जैसा कि मैंने पहला ही बोला था आपसे कि चीजें याद रखिए कि न्यूटन क्या क्या एक्सप्लेन कर पाए, न्यूटन क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये आपको याद होना चाहिए। या हाइगन क्या क्या एक्सप्लेन कर पाए, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हमसे क्या पूछा, हाइगन क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? रिफ्रैक्शन कर पाए, रिफ्लेक्शन कर पाए। डिफ्रैक्शन वेव फेनोमेना होता है तो वेव ही इनने कहा था कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, तो डिफ्रैक्शन फेनोमेना को भी एक्सप्लेन कर पाए। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो हाइगन ने भी एक्सप्लेन किया था, न्यूटन ने भी एक्सप्लेन किया था। डिफ्रैक्शन फेनोमेना किसका फेनोमेना होता है? वेव का फेनोमेना होता है। तो हाइगन के हिसाब से लाइट किस फॉर्म में चलती है? वेव के फॉर्म में चलती है, तो ये भी एक्सप्लेन कर पाए। तो क्या नहीं कर पाए एक्सप्लेन? ध्यान रखिए, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। आंसर आ गया डी, आंसर आ गया डी। बिल्कुल स्लो कराऊंगा, ध्यान से। इतने ही क्वेश्चंस आप ध्यान से कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ एट अ स्पीड ऑफ 286 किलोमीटर पर सेकेंड। द शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइन एट 630 नैनोमीटर इज x इंटू 10 की पावर -10 मीटर। यह हमें दी है शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट। द वैल्यू ऑफ x निकालना है, वैल्यू ऑफ x बताना है। तो क्या होता है, डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू v बाय सी टाइम्स ऑफ लैम्डा। ये लगाइए। तो स्पीड कितनी दी है? 286। इसको 300 मानो, 300 मान लो किलोमीटर में, तो मीटर में बदल लो। कैलकुलेशन रफ किया कीजिए, खूब किया कीजिए। c की वैल्यू लो 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना, और लैम्डा दिया है 630 नैनोमीटर, तो 630 इंटू 10 की पावर -9। तो कुल मिला के ये कि हम शिफ्ट निकाल रहे हैं। हमें जो भी दिए उससे छोड़िए, आप अपने हिसाब से निकालिए। तो 2 0 ये और 1 0 ये, 3 0, 3 0, 2 0 और 1 0, 3 0 और 3 0 ये 6 0, 6 से कट गया ये, तो -3 बचा। कितना बचा? -3, 3 से 3 कट गया, ये बचा दिख रहा हो तो 63 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। -10 नहीं बल्कि -11, है ना, -3 ये -8 ये, 10 की पावर -11 मीटर। अब हमें 10 की पावर -10 मीटर में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 6.3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो 6.3 तो तब आ रहा है जब हमने ये बढ़ा के लिखा है ना, 286 को 300 लिखा है। तो आंसर क्या आएगा? 6.3 से छोटा थोड़ा, 6.3 से छोटा यानी 6। आंसर छोटा क्यों आएगा? क्योंकि हमने ये जो 286 है इसको बढ़ा के 300 लिखा है। क्लियर है? तो आंसर 6.3 आ रहा है 300 पे, तो 286 पे क्या आएगा? 6.3 से छोटा, 6.3 से छोटा यानी 6। ये मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से। इंटीजर टाइप में आया था बेटा। तो आंसर आ गया 6, आंसर आ गया 6। बहुत ध्यान से शीट्स कीजिएगा। क्वेश्चन वो ही लिए गए हैं जो मेन एग्जाम्स में आए हैं या एनटीए द्वारा रिलीज किए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमने सोर्स ऑफ लाइट को चेंज किया ऑरेंज से ब्लू पर, तो क्या होगा हमें बताना है। सोर्स ऑफ लाइट पहले क्या था? ऑरेंज, बाद में हमने क्या कर दिया? ब्लू। तो क्या होने वाला है हमें बताना है। तो हमें याद है VIB GYOR, और साथ में ये भी पता है कि वॉयलेट से अगर रेड की तरफ जाए तो वेवलेंथ बढ़ती है।
लेकिन हम किसको हटा रहे हैं, ऑरेंज को ब्लू से, मतलब हम उल्टा आ रहे हैं, ऑरेंज को हम हटा रहे हैं ब्लू से, तो क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी, यानी एक तरह से वेवलेंथ कम कर रहे हैं। वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं, ऑरेंज से ब्लू की तरफ आ रहे हैं, ऑरेंज से ब्लू की तरफ आ रहे हैं, यानी वेवलेंथ कम कर रहे हैं। क्या होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का, लैम्डा डी बाय डी। अब वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो बीटा भी कम होगा, यानी फ्रिंज विड्थ भी कम होगी। वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो बीटा भी कम होगा, यानी फ्रिंज विड्थ भी कम होगी। वेवलेंथ के कम होने से बीटा भी कम होगा, तो फ्रिंज विड्थ कम होगी। पहला है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बिकम्स अ डार्क फ्रिंज, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस will decrease, distance between consecutive fringes will increase, the intensity of minima will increase। क्या बोला मैंने, बीटा कम होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। बीटा यानी क्या होता है, दो फ्रिंजों के बीच का डिस्टेंस, तो वो वेवलेंथ के कम होने पे कम होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, बोलेंगे कम हो जाएगा। कॉन्सिक्यूटिव लैम्डा के कम होने से बीटा कम होगा, बीटा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर आ गया बी। वेव ऑप्टिक्स बहुत ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल लिमिटेड सवाल है, थ्योरी भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगला, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में slits are separated by a gap 0.5 मिलीमीटर, ये स्मॉल डी कहलाता है, जो छोटा डिस्टेंस दिया वो स्मॉल डी, 0.5 मिलीमीटर यानी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, ये बड़ा डी है 0.5 मीटर, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज, पहली और तीसरी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी हमें 2 बीटा निकालना है ना। तीसरी ब्राइट फ्रिंज तो 3 बीटा के डिस्टेंस पे बनेगी, यानी अगर हमसे 0 और 3 के बीच का डिस्टेंस पूछा होता तो 0 और 3 के बीच का डिस्टेंस तो 3 बीटा होता। हमसे पूछा है 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस तो कितना होगा बेटा, बोलेंगे 2 बीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है, पहली ब्राइट फ्रिंज और तीसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी, यानी 2 बीटा। हमें क्या निकालना है, पहली ब्राइट फ्रिंज और तीसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी, यानी 2 बीटा। और वेवलेंथ हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है वेवलेंथ, यानी लैम्डा 5890 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लो, 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो मुझे निकालना क्या है, जैसा कि मैंने बोला 2 बीटा। थर्ड ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, बोलेंगे 2 बीटा। थर्ड ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 बीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। बीटा बराबर होता है लैम्डा डी बाई डी, लेकिन हमें बीटा निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है 2 बीटा, तो 2 लैम्डा डी बाई डी, तो 2 लैम्डा कितना है 5890 इंटू 10⁻⁻10, बड़ा डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर और वो 0.5 मिलीमीटर, ऊपर लिखना है 0.5 और नीचे लिखना है 0.5 इंटू 10⁻³ इसे सॉल्व करो। 2 बीटा निकालना है हमें एग्जैक्टली, है ना। 0.5 से 0.5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, -9, इससे ये कैंसिल -6, ऊपर क्या बचा है 589 इंटू 2, तो 9 2 सा 18, 2 8 सा 16 17, 2 5 सा 10 11, 1178 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये इसे लिख सकते हैं 1.178 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो 1.178 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। क्लियर है। अब देखें आंसर क्या दिया है। अच्छा, आंसर 1178 के फॉर्म में दिया है। कितना आ रहा है, ये लास्ट स्टेप नहीं करना है,
1178 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। डी आंसर 1178 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, यानी आंसर आ गया डी 1178 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। आंसर आ गया डी 1178 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, तो आंसर आ गया डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में विड्थ ऑफ वन स्लिट इज 3 टाइम्स द अदर स्लिट, ये दिया है। विड्थ ऑफ वन स्लिट इज 3 टाइम्स द अदर स्लिट, और जो एम्पलीट्यूड है वो दिया है प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ है। एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल है स्लिट विड्थ के, ये होता नहीं है। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विड्थ के, ये गिवन है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये याद रखना। अब जो गिवन है उसको तो हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विड्थ के। अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम मानते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है स्लिट विड्थ के, लेकिन हमें दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल है स्लिट विड्थ के। अब जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, उस पर बहस नहीं करना। तो एम्पलीट्यूड दिया है स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल है। A1 बाय A2 क्या हो जाएगा, W1 बाय W2। तो हमें क्या दे रहे हैं, विड्थ ऑफ वन स्लिट इज 3 टाइम्स द अदर स्लिट, मतलब पहली विड्थ अगर मैं W मानूं तो दूसरी है 3W। विड्थ ऑफ वन स्लिट इज 3 टाइम्स द अदर स्लिट, पहली विड्थ को मैं W मान लेता हूं तो दूसरी विड्थ कितनी है 3W। ये होता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। एम्पलीट्यूड कभी भी स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल नहीं होता। एम्पलीट्यूड कभी भी स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल नहीं होता। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विड्थ के। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विड्थ के। विड्थ से विड्थ कट गई, A1 अपॉन A2 आ गया 1/3, A2 आ गया 3A1, A2 आ गया बेटा बोलेंगे 3A1, A2 आ गया 3A1। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी निकालना है। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। बस अब फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा। हमें निकालना है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। ये होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या होती है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही होता है इंटेंसिटी का। A2 की जगह 3A1 लिख दो, A1 प्लस A2 की जगह 3A1, फिर A1 माइनस A2 की जगह 3A1, तो ये हो गया 4A1 का स्क्वायर अपॉन 2A1 का स्क्वायर। माइनस में आ रहा है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये हो गया 16A1 स्क्वायर अपॉन 4A1 स्क्वायर। आंसर आ गया 4:1। आई मैक्स टू आई मिनिमम कितना आ गया, बहुत आते हैं ये मैक्स और मिनिमम के सवाल। क्या होता है आई मैक्स बाय आई मिनिमम का फॉर्मूला, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो मैंने A2 की जगह 3A1 लिख दिया, आंसर आ गया 4:1। देखिए दिया है सी ऑप्शन। यहां ये ध्यान रखना कि एम्पलीट्यूड कभी भी स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो तो दिया है इसलिए हम यूज कर रहे हैं। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विड्थ के। देख लीजिए आपके सामने सॉल्यूशन है, ये आंसर आ गया है 4:1। आंसर आ गया है 4:1। आंसर आ गया है 4:1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनकी इंटेंसिटी रेशियो दी है 2x, यानी हमें दिया I1 बाय I2 इज 2x। इंटेंसिटी रेशियो दिया है 2x। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर के आ गया 2x। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर आ गया 2x। A1 बाय A2 कितना आ गया, ये √2, x2 भी रूट में, x भी रूट में। इससे चाहो तो A1 की वैल्यू निकाल लो, A2 √2x।
a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 रूट 2x। a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 रूट 2x। देख लीजिए क्या हुआ अभी तक, हमें इंटेंसिटी रेशो दिया है, यानी I1 अपॉन I2 दिया है। I1 अपॉन I2 हमें दिया है 2x, a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर आ गया 2x, a1 बाय a2 आ गया रूट 2x, a1 बराबर आ गया रूट 2x a2। क्लियर है। अब देखो हमें निकालना क्या है, I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम। हमें निकालना क्या है, I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम। तो I मैक्स कितना होता है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, I मिनिमम कितना होता है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर अपॉन फिर I मैक्स कितना होता है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस करना है I मिनिमम कितना होता है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना है और आंसर बताना है क्या आएगा। चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसको लिख दो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। इसको लिख दो, माइनस साइन है बीच में, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। इसी तरह नीचे भी करो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस यहाँ लिखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। क्लियर है। अब ब्रैकेट खोल दो, ऊपर माइनस साइन है नीचे प्लस साइन है, क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 माइनस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। साइन क्यों चेंज हुए, क्योंकि बाहर माइनस साइन थी, अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस है यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। ऐसा तो ऊपर क्या हुआ, a1 स्क्वायर से a1 स्क्वायर कैंसिल, a2 स्क्वायर से a2 स्क्वायर कैंसिल, 2a1 a2 से 2a1 a2 कैंसिल। ऊपर बचा है देख रहा हो तो 4a1 a2, ऊपर क्या बच रहा है 2a1 a2 प्लस 2a1 a2 क्या हो गया बेटा बोलेंगे, 4a1 a2 अपॉन 2a1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर 2a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a2 स्क्वायर। ऐसा 2 कॉमन लेके काट दो तो आ गया 2a1 a2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। क्या आ गया, 2 कॉमन लेके काटा तो 2a1 a2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो तो 2 a1 की जगह a2 रूट 2x, a2 रूट 2x ऐसा, और फिर a2 की जगह a2 दिख रहा हो तो ये मैंने क्या किया, a1 की वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहां और यहां, और a1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर इंटू 2x और प्लस a2 स्क्वायर। ऐसा अब क्या करो, a2 स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, बस सॉल्व करना है और कुछ खास नहीं। अब क्या करो, a2 स्क्वायर कॉमन लेके काट दो तो ऊपर बचेगा 2 रूट 2x, x भी रूट में ही है, अपॉन a2 स्क्वायर कॉमन लेके काटा तो 2x प्लस 1, 2 रूट 2x अपॉन क्या आ गया बेटा बोलेंगे 2x प्लस 1, a2 स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया तो 2 रूट 2x अपॉन क्या आ गया 2x प्लस 1। देखिए क्या कोई आंसर है, ऊपर क्या आ रहा है 2 रूट 2x अपॉन 2x प्लस 1 यानी डी, 2 रूट 2x अपॉन 2x प्लस 1 यानी डी। बहुत ध्यान से देखिए कैसे हुआ, हमें इंटेंसिटी रेशो क्या दिया हुआ था 2x, तो I1 बाय I2 हमें दिया हुआ था 2x, तो a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर आ गया 2x, a1 बाय a2 आ गया रूट 2x, तो a1 आ गया a2 रूट 2x। हमें निकालना क्या, I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम। तो कैसे निकलेगा, I मैक्स की जगह लिखा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, I मिनिमम की जगह a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, फिर I मैक्स की जगह a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, I मिनिमम की जगह a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। क्लियर है।
ब्रैकेट खोल के सॉल्व किया तो ये आया। इसमें हमने क्या किया, a1 की जगह a1 की वैल्यू डाल दी। कितनी निकाली थी a1 की वैल्यू, a2 और √2x। a1 की जगह मैंने a1 की वैल्यू डाल दी, a2 √2x, और चीजों को और सॉल्व किया तो आंसर आ गया D। बहुत ध्यान से, ज्यादातर सवाल किस पे बनेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन और डॉपलर इफेक्ट, 4 हैं और 2 थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल कौन कौन से हैं, न्यूटन और हाइगन। क्लियर है। अगला देखो, यंग्स, अच्छा क्वेश्चन है ये। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, स्क्रीन का एक पर्टिकुलर लेंथ ले लें, मान लो एक्स लेंथ की स्क्रीन ले लें। एक्स लेंथ की स्क्रीन अगर ले लें तो क्या हो रहा है, 16 फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं, 16 फ्रिंजेस मिल रही हैं, जबकि वेवलेंथ कितनी दी है, 700 नैनोमीटर। एक स्क्रीन का हमने एक पर्टिकुलर पार्ट ले लिया, स्क्रीन का एक निश्चित हमने टुकड़ा ले लिया, तो उसमें अगर हम 700 नैनोमीटर की लाइट यूज कर रहे हैं तो हमें 16 फ्रिंजेस मिल रही हैं। फिर हमने वेवलेंथ को बदला, वेवलेंथ को बदल के हमने 400 नैनोमीटर कर दिया, यानी कम कर दिया। वेवलेंथ को कम कर दिया तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी। तो अब हमें बताना है कि उतने ही बड़े टुकड़े में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी। 700 नैनोमीटर की लाइट यूज कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें 16 फ्रिंजेस मिल रही थी। फिर 400 नैनोमीटर की लाइट यूज कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें कितनी फ्रिंजेस मिलेंगी वो बताना है। क्वेश्चन समझिए पहले। स्क्रीन का एक पर्टिकुलर सेगमेंट लिया था हमने, उसमें हमें 16 फ्रिंजेस मिल रही थी, जबकि वेवलेंथ ऑफ लाइट थी 700 नैनोमीटर। फिर हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट को चेंज किया, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर किया, तो फिर अब उतने ही सेगमेंट में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी ये हमें बताना है। तो ध्यान से सुनो, 16 फ्रिंजेस बन रही थी, मान लो अगर एक्स डिस्टेंस में, तो एक फ्रिंज कितने में बन रही होगी, x/16 में। शुरू के डाटा यूज करो, 16 फ्रिंजेस अगर एक्स सेगमेंट में बन रही थी तो एक फ्रिंज कितने में बनेगी, x/16 में। तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, बीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा d/d, या कह सकते हैं बीटा प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा के। दिख रहा हो तो बीटा और लैम्डा क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। दिख रहा है तो बीटा 1/बीटा 2 क्या आ जाएगा, लैम्डा 1/लैम्डा 2। बीटा 1/बीटा 2 क्या आ जाएगा, लैम्डा 1/लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 है 700, लैम्डा 2 है 400, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। लैम्डा 1 है 700, लैम्डा 2 है 400, तो लैम्डा 1/लैम्डा 2 की जगह लिख दिया मैंने 700/400। फिर देखो 16 फ्रिंजेस मिल रही थी एक्स डिस्टेंस पे, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो गई, x/16। तो बीटा को लिखा x/16 अपॉन, अब उतने ही बड़े सेगमेंट में बाद में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी वो बताना है। तो x/, यहां कुछ भी लिख दो, y लिख दो। मान लो कि y फ्रिंजेस बन रही हैं उतने सेगमेंट में, तो ये y हमें निकालना है, ये y हमें निकालना है। बाद में कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं हमने मान लिया y, तो ये y के लिए ऐसे सॉल्व करना है। तो x से x तो कैंसिल हो गया, दिख रहा हो तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, y/16 आ गया 7/4, 4 से काट दो, 4 4 जा, तो y = आ गया 28। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 28 फ्रिंजेस बनेंगी उतने ही बड़े सेगमेंट में, 28। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ के कम होने से फ्रिंज विड्थ कम हो गई, फ्रिंज विड्थ के कम होने से अब ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगी उतने ही सेगमेंट में, तो 28 फ्रिंजेस बनेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 700 नैनोमीटर पे क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में 16 फ्रिंजेस बन रही थी, तो 400 नैनोमीटर में उसी सेगमेंट में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी वो बताना है। 400 नैनोमीटर में उसी सेगमेंट में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी वो बताना है। आंसर आ गया 28। कैसे आ गया 28 देखो, शुरू में क्या लिया, बीटा 1 की जगह x/16,
बाद में क्या लिया, उतने ही सेगमेंट की बात करना है, तो x बाय वाई, λ1 700, λ2 400। सॉल्व किया y के लिए, y आ गया 28। सॉल्व किया y के लिए, y कितना आ गया 28। सॉल्व किया y के लिए, y कितना आ गया 28। क्लियर है? अगला क्या है, इंटरफेरेंस के क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं क्योंकि इसी पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एम्पलीट्यूड का रेशो दिया है 1:3, कर चुके हैं इस तरह का, और मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो निकालना है। एम्पलीट्यूड का रेशो क्या दिया है 1:3, और मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो निकालना है। A1/A2 क्या है 1/3, अब भी किया इस तरह का सवाल, A2 आ जाएगा 3A1, A2 क्या आ जाएगा 3A1, A2 क्या आ जाएगा दिख रहा हो तो 3A1। फिर हमें निकालना क्या है, I max टू I minimum। क्या फॉर्मूला होता है I max टू I minimum का, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, है ना। A2 की जगह लिख दो 3A1, A1 प्लस 3A1 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस 3A1 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो कितना हो गया 16A1 स्क्वायर बाय 4A1 स्क्वायर, 4:1, 4 मतलब 4:1 यानी 4 पे टिक करेंगे। आंसर क्या आ गया 4। देख लो ध्यान से कैसे, A1/A2 कितना है 1/3, तो A2 कितना हो गया 3A1। हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो। क्या फॉर्मूला होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो A2 की जगह 3A1 लिख दो, A1 प्लस 3A1 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस 3A1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 16A1 स्क्वायर, नीचे आ गया 4A1 स्क्वायर, तो आंसर आ गया 4:1। 4:1 यानी आंसर क्या आ गया A। आंसर क्या आ गया बेटा, बोलेंगे A। क्लियर है? अगला है इंटरफेरेंस फेनोमेना हो, इसके लिए हमें कैसे दो सोर्स चाहिए रहते हैं, सब आपको मैंने लिखवाया है कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेस को कैसे होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, या कह सकते हैं कि सोर्सेस कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट यानी मैंने क्या बताया था, ऐसे दो सोर्स जो मेनली एक ही सोर्स से प्रोड्यूस हुए हों। तो चलिए इंटरफेरेंस के लिए सेम फ्रीक्वेंसी नियरली बट नहीं चलेगा, ये तो गलत हो गया, ये सही हो सकता है, डिफरेंट वेवलेंथ ये भी नहीं चलेगा। इसमें क्या है, इसमें ज्यादा चीजें दी हैं, फ्रीक्वेंसी सेम और डेफिनेट फेज रिलेशनशिप यानी फेज डिफरेंस कांस्टेंट। तो आंसर आ जाएगा डी। इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप विद सेम फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप होना चाहिए और सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। आंसर आ गया डी। आंसर क्या आ गया, डी। बहुत ध्यान से, अगला देखिए क्या है, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैविंग अ डायमीटर ऑफ 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मीटर, और वेवलेंथ कितनी दी है 500 नैनोमीटर। वेवलेंथ 500 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर, है ना। और हमें क्या निकालना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। कंफ्यूज मत होइएगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के फॉर्मूले ही हमने याद किए हैं। रिजॉल्विंग पावर में तो मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को उल्टा कर दो। तो क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप एंगल के टर्म्स में नापा जाता है 1.22 λ/d। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इजी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और पके पकाए नंबर्स रहते हैं।
ये बहुत आते हैं एक दो साल में, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर, इन दो पे आपको क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। बस वैल्यू डालिए, 1.22 को 1.2 ले लो, आंसर दूर दूर के हैं काफी। लेमडा की जगह 500 इंटू 10 की पावर -9 और डी की जगह 2, इसे सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 कट गए, -7, 1.25 6, तो 6/2 इंटू 10 की पावर -7, 6 कैसे हो गया दिख रहा है ना, ये 12 5 60, 1.25 6, तो 3 इंटू 10 की पावर -7, यूनिट क्या होती है एंगल की, रेडियन। माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मीटर में आएगा और टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रेडियन में आएगा। 3 इंटू 10 की पावर -7 यानी ये डी, 305 को लिख सकते हैं 3.05 इंटू 10 की पावर -7। थोड़ा सा फर्क क्यों आ रहा है, 1.22 को हमने 1.2 लिया है। क्लियर है? तो आंसर आ गया डी, बहुत ध्यान से, आंसर आ गया डी। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, 1.22 लैम्डा बाय डी, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा। बहुत ध्यान से इस आर्टिकल को याद कीजिएगा, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, ये आपको वेवलेंथ दे दी है 550 नैनोमीटर, यानी 550 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्लिट, सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट है यानी डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, सिंगल स्लिट है यानी किसकी बात हो रही है, डिफ्रैक्शन की। तो स्मॉल डी दिया है 22 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, इसे हम लिख सकते हैं 22 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 22 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। हमें एंगुलर पोजीशन बताना है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, सेकंड मिनिमा की फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। हमें क्या बताना है, एंगुलर पोजीशन किसकी, सेकंड मिनिमा की, कहां से, सेंट्रल मैक्सिमम से। तो इसके लिए हमारे बेसिक्स पूरे क्लियर होने चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमा डबल विड्थ की होती है, यहां मिलती है हमें फर्स्ट मिनिमा, ये मिनिमा हुआ ना, फर्स्ट मिनिमा, अच्छे से लिखूं जिससे आपको समझ में आए। यहां मुझे मिला फर्स्ट मिनिमा और यहां कहीं मुझे मिलता है सेकंड मिनिमा। तो मुझे दो मिनिमा की बात करना है। पहले मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमम होता है, सेंट्रल मैक्सिमम डबल विड्थ का होता है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है। उसके बाद मुझे क्या मिला, फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिला, फिर सेकंड मिनिमा मिला। तो मुझे बात करना है सेकंड मिनिमा की। तो आपको सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन याद, विड्थ याद होगी 2 लैम्डा डी बाय डी, ये डबल विड्थ की होती है। तो यहां से यहां तक कितना होगा बेटा बोलो, यहां से यहां तक होगा लैम्डा डी बाय डी, और फिर ये मिनिमा, ये मिनिमा। तो दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दूसरे पेन से बना रहा हूं, दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस क्या होता है यहां से यहां तक, ये भी लैम्डा डी बाय डी है ना। सेंट्रल मैक्सिमम कितनी होती है, डबल विड्थ की होती है, 2 लैम्डा डी बाय डी। तो इसकी आधी विड्थ कितनी हो गई, लैम्डा डी बाय डी, और फिर ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, तो लैम्डा डी बाय डी। तो मुझे किसकी बात करना है, एक तरह से लैम्डा डी बाय डी बीटा कहलाता है, तो 2 बीटा की बात करना है। बीटा यहां मैं किसको कह रहा हूं, सेकेंडरी विड्थ को, लैम्डा डी बाय डी को। तो ये भी को अगर मैं बीटा नाम दूं तो ये भी बीटा है, तो एक तरह से मुझे 2 बीटा की बात करना है। फिर से समझ लीजिए, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 लैम्डा डी बाय डी, तो आधा डिस्टेंस लैम्डा डी बाय डी, और दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस लैम्डा डी बाय डी। कुल मिला के मुझे बात करना है 2 बीटा की। 2 बीटा कैसे, मैंने आपको समझाया, तो वो हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाय डी। तो ये तो लीनियर विड्थ होती है। एंगुलर विड्थ कैसे निकलती है, एंगुलर विड्थ कैसे निकलती है,
इस कैपिटल डी को अपॉन में लाने से, तो 2 बीटा बाय डी बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा बाय डी। इसको कहते हैं एंगुलर विड्थ, इसको कहते हैं एंगुलर विड्थ। किस फॉर्म में आंसर दिया? पाई के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आ जाएगी एंगुलर विड्थ। तो 2 बीटा बाय डी बराबर क्या आ गया? 2 लैम्डा बाय डी। तो इसे सॉल्व करो। 2 लैम्डा कितना है? 550 इंटू 10 की पावर -9, और ये कितना है? 22 इंटू 10 की पावर -7। 550 इंटू 10 की पावर -9 और ये है 22 इंटू 10 की पावर -7। ये कैंसिल किससे? -2 जा, ये कैंसिल, -1 जा, 11 5 जा, 11 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 5/10 यानी 1/2। ये क्या आई है? एंगुलर विड्थ यानी थीटा। थीटा आया है 1/2। क्लियर है? अब लिखिए फॉर स्मॉल एंगल्स, एंगल अगर मैं छोटा मानूं तो मैं थीटा को हटा सकता हूं साइन थीटा से, तो साइन थीटा इज 1/2। तो थीटा आ गया 30 डिग्री या π/6 रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 डिग्री या π/6 रेडियन। तो आंसर क्या हो गया बेटा? π/6 रेडियन यानी सी। ध्यान से देख लो कैसे, लैम्डा दिया है, डी दिया है, पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मिनिमा क्या डिस्टेंस निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा से, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ 2 लैम्डा बाय डी, तो आधी विड्थ लैम्डा डी बाय डी। फिर फर्स्ट और सेकेंड मिनिमा की भी लैम्डा डी बाय डी, तो टोटल विड्थ हो गई 2 लैम्डा डी बाय डी, यानी हमें 2 बीटा निकालना है। कैपिटल डी को नीचे ले आइए, तो एंगुलर विड्थ कहते हैं इसे 2 लैम्डा बाय डी। एंगुलर विड्थ को थीटा से लेके तो थीटा आ गया हाफ। अब एंगल को यदि मैं छोटा मानूं तो थीटा की जगह साइन थीटा लिख सकता हूं, तो एंगल आ गया 30 डिग्री या π/6 रेडियन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं जो डिफरेंट इंटेंसिटी की कर रहे हैं लाइट प्रोड्यूस। इस बार देखो उल्टा काम दिया है हमें, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी हमें दी है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी दी है 16, यानी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम हमें दिया है 16। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आए बेटा, ध्यान रखना, इसी टाइप के मैक्सिमम, चाहे नीट हो चाहे मेंस हो। तो आई मैक्स पर आई मिनिमम हमें कितना दिया है? 16। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर रूट ले लो, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 4। a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो ये हो गया 4a1, सॉरी a1 प्लस a2 is equal to 4a1 minus 4a2। a1 plus a2 is equal to क्या हो गया? 4a1 minus 4a2। क्लियर है? a1 को a1 तरफ ले जाओ, 4a1 minus a1 is equal to a2 plus 4a2। क्या निकालना? इंटेंसिटी रेशियो। तो 3a1 is equal to 5a2। 3a1 is equal to क्या हो गया? 5a2। तो a1 बाय a2 की वैल्यू क्या आ गई? दिख रहा हो तो 5/3। a1 बाय a2 की वैल्यू क्या आ गई? 5/3। तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर क्या हो गया? 25/9। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के कौन प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी। अच्छे से लिखो इस 9 को, 25/9। तो I1 बाय I2 आ गया 25/9। इंटेंसिटी रेशियो आ गया 25/9। आंसर आ गया सी। बहुत ध्यान से देखिए, आई मैक्स टू आई मिनिमम आ गया 16। a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 इज इक्वल टू आ गया 4। क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4a1 माइनस 4a2। a1 बाय a2 निकाला 5/3 आया, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 25/9। तो
एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के कौन प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी रेशो आ गया 25:9। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला बताइए, बड़ा कॉमन सा ऑब्जेक्टिव, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एपर्चर जो है बड़ा रखा जाता है। क्या कारण है बड़ा रखने का? हाई रेजोल्यूशन, जिससे हमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है टेलीस्कोप का? 1.22 लैम्डा बाय डी। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी? इसका उल्टा, इसको कैपिटल डी बना दो। रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी? डी बाय 1.22 लैम्डा। अब आपसे पूछा है डी ज्यादा क्यों रखते हैं? डी ज्यादा क्यों रखते हैं? जिससे रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। डी ज्यादा क्यों रखते हैं? ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा क्यों रखते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का एपर्चर क्यों ज्यादा रखते हैं? टू ऑब्टेन हाई रिजॉल्विंग पावर। तो हाई रेजोल्यूशन के लिए जितना डाया ज्यादा होगा उतना रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। तो आंसर आ गया बी। आंसर आ गया बी। आगे बढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही नहीं मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस भी होते हैं। अभी आपको बताया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? (1.22 लैम्डा बाय डी। तो हमें बात करना है रिजॉल्विंग पावर की। तो वो हो जाता है डी बाय 1.22 लैम्डा। क्या हो जाता है? डी बाय 1.22 लैम्डा। क्लियर है ये फॉर्मूला? तो रिजॉल्विंग पावर का रेशो निकालना है। वेवलेंथ दो दी है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो साफ दिख रहा होगा, छोटा सा क्वेश्चन है कि रिजॉल्विंग पावर उल्टा चलता है वेवलेंथ के। रिजॉल्विंग पावर उल्टा चलता है वेवलेंथ के। तो रिजॉल्विंग पावर 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। रिजॉल्विंग पावर 1 बाय रिजॉल्विंग पावर 2 हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। रिजॉल्विंग पावर 1 बाय रिजॉल्विंग पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 है 5000, अंगस्ट्रम में ही रहने दीजिए। लैम्डा 1 है 4000, अंगस्ट्रम से अंगस्ट्रम कट जाएगा। आंसर आ गया 5:4। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं बेटा, इसीलिए मैंने आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के फॉर्मूले ही याद रखने को बोले। एक बार लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिख लिया करो, फिर उसको उल्टा कर दो तो रिजॉल्विंग पावर आ जाता है। दोनों याद रखोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ध्यान रखना। रिजॉल्विंग पावर उल्टी चलती है वेवलेंथ के। तो रिजॉल्विंग पावर 1 बाय रिजॉल्विंग पावर 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये चालू हो गए पोलराइजेशन के क्वेश्चन। ये पोलरॉइड्स पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 पोलराइज्ड है, P1, P2, P3। P3 क्रॉस है P1 से, P3 जो है क्रॉस्ड है P1 से। इसका मतलब होता है कि P1 और P3 परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब होता है कि P1 और P3 परपेंडिकुलर हैं। ये वर्ड यूज हो क्रॉस्ड, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर है। अच्छा, P2 जो है वो P3 से 60 का एंगल बना रहा है, दिया हुआ है। यानी बीच में कहीं P2 है, वो P3 से 60 का एंगल बना रहा है। तो 60 का अगर P3 से बना रहा है तो 30 का P1 से बनाएगा। क्लियर है? अब हमने अनपोलराइज्ड लाइट डाली I0 इंटेंसिटी की P1 पर, यानी यहां से मैंने I0 इंटेंसिटी की लाइट डाली। तो इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड होती है, तो आपको क्या बताया है? फिर कोई नियम धर्म नहीं लगता, सीधे सीधे इंटेंसिटी आधी हो जाती है। तो इससे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? I0/2। इससे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी?
आई नॉट बाय 2 जो इसके लिए आई का काम करेगी। अब पोलरॉइड 2 की बात करो, पोलरॉइड 1 की तो हो गई, आई नॉट मिला तो आई नॉट बाय 2 बाहर आया। अब पोलरॉइड 2 की बात करो और ये फॉर्मूला लगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई नॉट की जगह लिखो आई नॉट बाय 2। P2 को कौन सी लाइट मिलेगी, आई नॉट बाय 2 वाली, और एंगल कितना है 30, तो कॉस स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाय 2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर, तो आई नॉट बाय 2, ये हो गया 3/4, ये हो गया 3 आई नॉट बाय 8। P2 से जो लाइट बाहर निकली वो कितनी निकली, 3 आई नॉट बाय 8। यहां से जो लाइट बाहर निकली वो कितनी निकली बेटा, बोलेंगे 3 आई नॉट बाय 8। P1 से कितनी निकली, आई नॉट बाय 2। इस आई नॉट बाय 2 ने इसके लिए किसका काम किया, आई का काम किया, तो इससे कितनी लाइट निकली, 3 आई नॉट बाय 8। अब ये 3 आई नॉट बाय 8 P3 के लिए आई नॉट का काम करेगी, ये 3 आई नॉट बाय 8 P3 के लिए किसका काम करेगी, आई नॉट का काम करेगी। फिर से यही फॉर्मूला लगाओ P3 के लिए, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ, आई नॉट की जगह लिखो 3 आई नॉट बाय 8 और एंगल कितना है, कॉस स्क्वायर 60, एंगल 60 है, तो 3 आई नॉट बाय 8 कॉस 60 की वैल्यू हाफ और इसका स्क्वायर करना है, तो 3 बाय, ये फाइनल इंटेंसिटी है, ये फाइनल इंटेंसिटी निकल रही है, आई बराबर आ गया देख रहा हो, तो 3 बाय 32 आई नॉट, कितना आ गया 3 बाय 32 आई नॉट, जबकि मुझे निकालना है आई नॉट बाय आई। आंसर क्या पूछा गया, आई नॉट बाय आई निकालो, तो आई नॉट बाय आई हो जाएगा देख रहा हो, तो 32 बाय 3 यानी 10.6 के आसपास कुछ, आई नॉट बाय आई कितना आ गया 10.67, यानी ऑप्शन आ गया ए। बहुत ध्यान से कीजिएगा इस तरह के सवालों को, 10.67 ऑप्शन आ गया ए। अनपोलराइज लाइट डालते हैं तो इंटेंसिटी कितनी होती है, हाफ, ये आई नॉट बाय 2 इसके लिए आई नॉट का काम करेगा, मेलस का लॉ लगाया, कितनी आ गई 3 आई नॉट बाय 8 और 3 आई नॉट बाय 8 इसके लिए आई नॉट का काम करेगा। फाइनल आंसर आया था कितना, आई इज इक्वल टू 3 बाय 32 ऑफ आई नॉट, तो मुझे निकालना है आई नॉट बाय आई, तो वो आ गया 32 बाय 3 यानी 10.67, वो आ गया 32 बाय 3 यानी 10.67। क्लियर है, आगे बढ़िए। ये सब बिल्कुल रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है। अनपोलराइज लाइट है, उसे ए पर डालेंगे तो ए क्या करेगा, उसको आधा कर देगा। अच्छा, बी भी उतनी की उतनी रख रहा है, मैं समझा रहा हूं। ये मैंने हाई इंटेंसिटी की लाइट डाली ए पे, तो वो आ गई आई नॉट बाय 2, फिर ये आई नॉट बाय 2 बी पे पड़ी तो भी आई नॉट बाय 2 ही निकली। इससे क्या प्रूव हुआ कि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0, यानी दोनों पैरेलल हैं। ये दिया हुआ है कि बी से निकलने के बाद भी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 ही थी, बी से निकलने के बाद भी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 ही थी। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ए और बी पैरेलल हैं। इससे क्या प्रूव हुआ, तभी तो इंटेंसिटी सेम आई कि ए और बी पैरेलल हैं। अब सी को रखना है ए और बी के बीच में, जिससे फिर इंटेंसिटी आई बाय 8 हो गई। सी को कहाँ रखना है, ए और बी के बीच में, जिससे रिजल्टिंग इंटेंसिटी आई नॉट बाय 8 है। सी को कहाँ रखा, ए और बी के बीच में, जिससे रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट बाय 8 हो गई। बी से निकलने वाली, बी से निकलने वाली इंटेंसिटी कितनी हो गई, आई नॉट बाय 8। तो मुझे ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। सी किसे कह रहा हूं, जिसे मैं येलो पेन से बना रहा हूं। मुझे ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। तो यदि मैं बी और सी के बीच का एंगल निकाल लूं, वही एंगल ए और सी के बीच का आएगा, दिख ही रहा होगा, ए और बी पैरेलल है। यदि मैं बी और सी के बीच का एंगल निकाल लूं तो मुझे दिख रहा है कि ए और सी के बीच का एंगल भी वही है। तो बात करो बी और सी की, फॉर्मूला लगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, बल्कि शुरू से करो, चलो
बल्कि शुरू से करो, पहले ए और बी की बात करो। फॉर्मूला लगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट की जगह लिख दो आई नॉट बाय 2 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब लाइट ए और सी की बात की है मैंने बात की ए और सी की। ए और सी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। फॉर्मूला कौन सा लगाया? आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई नॉट की जगह लिखा आई नॉट बाय 2 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात करो बी और सी की। ये जो इंटेंसिटी आई है ये बी के लिए आई नॉट का काम करेगी, ये जो इंटेंसिटी आई है ये बी के लिए क्या काम करेगी? आई नॉट का। अब बात करो बी और सी की, सेम फॉर्मूला आई इक्वल टू आई नॉट की जगह ये पूरा लिखो, ये आई नॉट का काम कर रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा एक और आएगा, है ना, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो चीज है ये आई नॉट का काम कर रही है। अच्छा, फाइनल इंटेंसिटी मुझे दी है आई बाय 8, यानी आई नॉट बाय 8 दी है मुझे फाइनल इंटेंसिटी। तो आई की जगह मैंने क्या लिख दिया? आई नॉट बाय 8 इज इक्वल टू आ गया आई नॉट बाय 2। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से कीजिएगा। कॉस की पावर 4 थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा वो है, एक कॉस स्क्वायर थीटा वो है। तो आई नॉट से आई नॉट कट गया, 2 से ये 8 कट गया। तो क्या हो गया? कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/4। कॉस की पावर 4 थीटा 1/4 को लिख सकते हैं 1/√2 पूरे की पावर 4। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। अब दोनों से चौथी पावर हटा लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। फिर से समझ लो, ए पे डाली अनपोलराइज लाइट तो इंटेंसिटी कितनी हुई? आधी, और बी से निकलने के बाद भी हुई आधी, यानी ए और बी पैरेलल है। तो सी लगाने पे क्या हुआ? इंटेंसिटी मिल रही है मुझे आई बाय 8, तो मुझे ए और सी के बीच का एंगल बताना है। पहले मैंने ए और बी की बात की, यहां तक पहले मैंने यहां तक ए और बी की बात की, दिख रहा है? तो इंटेंसिटी आ गई आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये इंटेंसिटी अब इसके लिए आई नॉट का काम करेगी। और फिर से लॉ ऑफ मेलस लगाया बी और सी के बीच में, तो फाइनल इंटेंसिटी कितनी थी? आई नॉट बाय 8, और सॉल्व किया थीटा के लिए, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। थीटा आ गया 45 डिग्री, थीटा आ गया 45 डिग्री। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनपोलराइज लाइट सारे को सारे वही है, ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ ब्लॉक। अच्छा, एक कांच लिया है हमने और उस पे अनपोलराइज लाइट डाली है। अनपोलराइज लाइट को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। और ब्रूस्टर एंगल पर डाली है, यानी ये एंगल हमने आईपी रखा है। तो क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, याद करो रिफ्लेक्टेड, यही तो ब्रूस्टर का लॉ है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज्ड होती है। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, जो मुझे याद है वो मैंने लिख लिया। क्या कांच या पानी पर अगर ब्रूस्टर के एंगल पर हम अनपोलराइज्ड लाइट डालें, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर हम ब्रूस्टर के एंगल पर अनपोलराइज्ड लाइट डालें, जैसे पानी का एंगल था, याद करो 53 डिग्री एयर वाटर का, और एयर ग्लास का था 57 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड होती है। ट्रांसमिटेड लाइट की बात इनने नहीं की थी, तो ये दोनों तो काट ही दो। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड और इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2। हाँ, तो आपको पता है अनपोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो आई नॉट बाय 2, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन लगाइए सी, ऑप्शन लगाइए सी। वैसे हमें कितनी इंटेंसिटी की लाइट मिलनी चाहिए? आई नॉट बाय 2 की, लेकिन कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी हो जाती है, कुछ लाइट
रिफ्रैक्ट भी हो जाती है, तो जो इंटेंसिटी हमें मिलती है वो लेस देन I0/2 होती है। ये भी ध्यान रखिए, जो इंटेंसिटी हमें मिलती है वो लेस देन I0/2 होती है। बाकी जो पोलराइजेशन होगा वो कंप्लीट होगा रिफ्लेक्टेड लाइट का। रिफ्लेक्टेड लाइट जो है कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, इंटेंसिटी I0/2 से थोड़ी कम होगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी हो रहा है लाइट का, सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड, हाँ, तो उसको कहते हैं ब्रूस्टर का एंगल। किस एंगल पर, ये पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। किस एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे, आईपी पे। किस एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है? ब्रूस्टर का लॉ है एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी पर। तो म्यू बराबर क्या होता है? tan आईपी। ये तो ब्रूस्टर का लॉ ही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से ना लिख के एन से लिखा गया है, एन बराबर हो जाएगा tan आईपी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से ना लिखते हुए एन से लिखा गया है, तो एन बराबर हो जाएगा tan आईपी। तो मुझे आईपी निकालना है कि किस एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली पोलराइज्ड होगी। किस एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली पोलराइज्ड होगी? तो आईपी आ जाएगा, tan को इधर ले आओ, tan इनवर्स ऑफ n। आईपी आ जाएगा कितना बेटा बोलेंगे? tan इनवर्स ऑफ n d। आईपी आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n। आईपी आ जाएगा कितना बेटा बोलेंगे? tan इनवर्स ऑफ n। आईपी आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा बोलेंगे? tan इनवर्स ऑफ n। आईपी आ जाएगा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ n यानी d। बहुत ध्यान से कीजिएगा, जितना भी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है कोशिश करो वो आपको याद रहे। क्लियर है? बिल्कुल एक वर्ड भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया है। अगला क्या है? कंसीडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ पिन होल ऑफ डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर। होता क्या है, हमने एक पिन होल, ये पिन होल है और स्क्रीन पे हम डिफ्रैक्शन देख रहे हैं। ये जितना छोटा होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें उतना ही अच्छा मिलता है। आपने पढ़ा है इंटरफेरेंस भी होता है तो दो स्लिट्स को क्लोज होना चाहिए। कितना क्लोज? आप न्यूमेरिकल में देखा करो, 1 mm से भी कम डिस्टेंस दिया रहता है दोनों स्लिटों के बीच का। इंटरफेरेंस स्क्रीन पर कब मिलता है? जब दोनों स्लिट्स काफी क्लोज हों। और सेम यही काम होता है डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन में तो सिंगल स्लिट होती है, तो सिंगल स्लिट भी बहुत बारीक होनी चाहिए, तभी स्क्रीन पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। हाँ, तो एक छेद किया है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि इस होल के डायमीटर को अगर हम बढ़ा दें, इस होल के डायमीटर को अगर हम क्या कर दें? बढ़ा दें, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न का क्या होगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न का क्या होगा? देखो, होल के डायमीटर को बढ़ा दिया तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है अपर्चर के स्क्वायर के। जैसे कोई बड़ा छेद कर रहे हैं तो ज्यादा रोशनी अंदर जाएगी, इसमें तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस है। तो इंटेंसिटी तो बढ़ने वाली है। इंटेंसिटी डिक्रीजेस, ये दो तो कट गए। इंटेंसिटी तो बढ़ेगी। डायमीटर बढ़ाने पर क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ेगी। डायमीटर बढ़ाने पर क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका साइज कम हो जाएगा। ऑप्शन आएगा ए। ऑप्शन आएगा ए। इससे भी समझ सकते हो बीटा बराबर क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। तो हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो इसको बढ़ा रहे हैं तो बीटा क्या होगा? कम होगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न कम होगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न कम होगा, डिफ्रैक्शन का साइज कम होगा, लेकिन स्क्रीन पर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होगा? स्क्रीन पर पड़ने वाले लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, सिंस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एपर्चर ऑफ द लेंस। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ एपर्चर ऑफ ओपनिंग कह सकते हो, या कह सकते हो स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ ओपनिंग।
क्या कह सकते हो, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ ओपनिंग के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? अगला करते हैं। A source of light is placed in front of a screen of intensity of light on a screen is I। कुल मिला के ये बेटा कि इंसिडेंट इंटेंसिटी कितनी है, I। वो क्या हुआ, P1 पर पड़ी, ये पोलरॉइड 1 पर पड़ी, तो हो गई I0/2, यानी ये अनपोलराइज लाइट थी। यानी ये कैसी लाइट थी, अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है I/2। I0 नहीं लिखा गया, I ही लिखा गया है, तो ये I/2 कर दिया इसने, इस पोलरॉइड ने। इसका क्या मतलब है कि जो लाइट डाली गई थी इस पोलरॉइड पर वो क्या थी, अनपोलराइज लाइट। अब एक और पोलरॉइड है P2, किसी एंगल पर रखा हुआ है, उस पर ये लाइट पड़ी, तो हमें फाइनल इंटेंसिटी मिली 3I/8। तो हमें P1 और P2 के बीच का एंगल बताना है। बड़ा आसान, ये जो I/2 है ये P2 के लिए किसका काम करेगी, इनिशियल का काम करेगी। ये जो I/2 है ये P2 के लिए किसका काम करेगी, इनिशियल का काम करेगी। तो P2 की बात कीजिए और लॉ ऑफ मेलस लगा दीजिए, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। I हमें दिया है 3I/8, I0 है I/2 और एंगल हमें निकालना है। ये लॉ ऑफ मेलस बहुत ध्यान से कीजिएगा, है ना, ये नया है ट्रेंड, इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं अब। तो I से I कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा इज 3/4, तो cos थीटा आ गया √3/2, तो थीटा आ गया कितना, 30 डिग्री। cos थीटा आ गया √3/2, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। तो ये आपकी कंप्लीट हुई वेव ऑप्टिक्स। पूरी थ्योरी मैंने आपको बताई और रिसेंट ईयर्स और एनटीए द्वारा रिलीज किए गए सारे क्वेश्चंस बताए। पेपर इसी के आसपास रहेगा, बहुत ध्यान से कीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय।